हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 24 मार्च और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। हम पुराने दिनों के करंट अफेयर को भी रिवाइज करते चलेंगे, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप लोग इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, हाल ही में मनाए गए ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की थीम क्या रखी गई थी। इसकी थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज़। संयुक्त राष्ट्र विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत है 144वें स्थान पर। अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया था कल, उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने। तो मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से हैं। अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले कमलनाथ जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से। अब चौथी बार बने हैं शिवराज सिंह चौहान। तो कब कब बने थे उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों शिवराज सिंह चौहान 2005 में सबसे पहले बने थे ये जब मुख्यमंत्री पहली बार। तो उसके बाद 3 सालों के बाद यानी 2008 में ये दोबारा बने थे। फिर 2008 से 2013 तक रहे। 2013 में इन्होंने फिर चुनाव में जीत हासिल की और 2013 में तीसरी बार बने। 2018 तक इनकी सरकार चली। फिर 2018 के चुनाव के बाद ये हार गए और कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, कमलनाथ बने चीफ मिनिस्टर। 15 महीनों के बाद ही कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया और चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की टोटल सीटें हो गई विधायकों की 92 और बीजेपी की 107 बची हैं। टोटल सीटें हैं 230। ठीक है, तो अब वहाँ की विधानसभा में बहुमत हो गया बीजेपी के पास और अल्पमत हो गया मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास। इस वजह से अब बीजेपी की सरकार आई और चीफ मिनिस्टर चौथी बार बन गए शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश देख लीजिए मैप में, भोपाल है यहाँ की राजधानी। टोटल विधानसभा में सीटें हैं दोस्तों 231 + 1। मैंने आपको बताया था जहाँ मैं स्टार लगाया हूँ समझना आपको एक एंग्लो इंडियन के लिए सीट फिक्स है। ठीक है, कान्हा किसली नेशनल पार्क यहीं पर है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है मध्य प्रदेश में ही। लालजी टंडन जी हैं यहाँ के गवर्नर, यही दिलाए हैं शपथ। देखिए जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको शपथ दिलाता है वहाँ का गवर्नर और अपना इस्तीफा भी चीफ मिनिस्टर सौंपता है गवर्नर को। जैसे कमलनाथ ने अभी लालजी टंडन को अपना इस्तीफा दिया था। मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है, तो मध्य प्रदेश दोस्तों उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई ने एस बैंक का अतिरिक्त निदेशक किसे नियुक्त किया है। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में 2 एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किए हैं येस बैंक के लिए, एक आर गांधी को और एक एन गोपाल कृष्णन को, यानी अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को। ये दोनों को दोस्तों 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। अगले 2 सालों के लिए ये रहेंगे एस बैंक के एडिशनल डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे। तो उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आर गांधी का ये दूसरा कार्यकाल होगा। आपको अगर याद हो तो येस बैंक का जब बोर्ड भंग किया गया था आरबीआई के द्वारा, इसके पहले भी आर गांधी थे एडिशनल डायरेक्टर। ठीक है, अच्छा एडिशनल डायरेक्टर क्यों नियुक्त किए जाते हैं, तो दोस्तों जब किसी बैंक पर, किसी प्राइवेट हो या सरकारी बैंक हो, उस पर आरबीआई को निगरानी रखनी होती है, एक्स्ट्रा निगरानी रखनी होती है, तब एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त करता है वो। ठीक है, यानी कि उसके बोर्ड पर जब भरोसा नहीं रहता। तो येस बैंक का क्राइसिस आप लोगों ने देखा। येस बैंक पर आरबीआई को पहले से ही शक था और कई बार ये नोटिस भी जारी कर चुका था क्योंकि येस बैंक लगातार लोन में डूबता जा रहा था। फिर बाद में फाइनली एक ऐसा सिचुएशन आया जब येस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूरे को भंग करना पड़ा आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो 5 मार्च का वो दिन था, 5 मार्च 2020, जब आरबीआई ने एस बैंक के बोर्ड को भंग किया था। फिर प्रशांत कुमार को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया था। फिलहाल अब प्रशांत कुमार जी एमडी और सीईओ हैं एस बैंक के। एस बैंक के बारे में अगर शुरुआती बात करें तो एस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। एस बैंक को स्थापित किया था राणा कपूर और उनके रिश्तेदार अशोक कपूर ने। अशोक कपूर की हत्या हो गई थी 26/11 वाले हमलों में ताज होटल में। फिर राणा कपूर बचे थे इसके डायरेक्टर। मुख्यालय है इसका मुंबई में। और अब फिलहाल एस बैंक के लिए 2 एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। कौन कौन, आर गांधी और एन गोपाल कृष्णन। क्लियर है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, बांग्लादेश ने सार्क देशों में कोविड-19 से बचाव निधि के लिए कितने योगदान दिया। तो बांग्लादेश ने $1.5 मिलियन का निधि दिया है, यानी कि सहायता राशि दी है सार्क देशों में।
आपको याद हो दोस्तों, तो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 मार्च को सार्क कंट्रीज़ की मीटिंग बुलाई थी और उसी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 से बचने के लिए अन्य देशों से, जो सदस्य देश हैं, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सभी लोग आएँ और कुछ न कुछ मदद करें सार्क देशों में एक दूसरे की मदद करने के लिए। तो फिर भारत ने उसमें 75 करोड़ रुपए की, यानी कि अगर मिलियन डॉलर में बात करें तो 10 मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी थी। ठीक है, और अब बांग्लादेश ने 1.5 मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी है। श्रीलंका भी सहमति जता चुका है देने के लिए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि कितना वो सहायता करेगा। ओके, तो अब ये सार्क कंट्रीज़ जो है वो इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर रहे हैं कोविड-19 से बचाव के लिए। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिसीज़ 2019 से बचाव के लिए। तो हम लोग सार्क के बारे में बात कर लेते हैं। सार्क संगठन दोस्तों एक संगठन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें 8 कंट्रीज़ हैं इसकी मेंबर। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में और स्थापना हुई थी 1985 में। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों को 1 महीने मुफ्त अनाज देने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गरीबों को 1 महीने मुफ्त में अनाज देने की घोषणा की है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा भारत, पूरा विश्व दोस्तों कोरोना वायरस से जूझ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के निवासियों को, वहाँ के गरीबों को 1 महीने मुफ्त में अनाज देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई में कुछ और भी कार्यों और उपायों की घोषणा की है। जैसे एक तो जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो वेतन भोगी हैं, जो दिहाड़ी दिन भर का कमाते हैं, खाते हैं, हैंड टू माउथ हैं, उनके लिए 1000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही साथ गरीबों को 1 महीने तक मुफ्त में अनाज देने की घोषणा की है। और जो दिव्यांग पेंशन पाने वाले पेंशनर हैं, विधवा पेंशनर हैं, गरीब पेंशनर हैं, उनको 2 महीने तक की एडवांस पेंशन दी जाएगी। ठीक है, 2 महीने की पेंशन एडवांस में दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के 16 ज़िले दोस्तों फर्स्ट स्टेज के तहत लॉकडाउन में चल रहे हैं, लॉकडाउन कंडीशन में चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। चलिए, अब उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश ये रहा मैप में, लखनऊ है यहाँ की राजधानी, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल जी हैं यहाँ की गवर्नर। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? तो यूपी दोस्तों 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, यानी सबसे ज़्यादा राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ से अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। साथ ही साथ दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने की घोषणा की है? तो दोस्तों कनाडा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने की घोषणा की है। ये बन गया है ओलंपिक खेलों से अपने एथलीट्स को वापस लेने वाला पहला देश। इसने कनाडियन ओलंपिक कमेटी ने घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक में वो अपने एथलीट्स को नहीं भेजेगा। क्यों? कोरोना वायरस की वजह से, जिससे कोरोना वायरस ना फैले, उनके खिलाड़ी, उनके एथलीट्स बचे रहें। दोस्तों लगभग धीरे धीरे सभी देश मना करते जा रहे हैं, जैसे उत्तर कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी कंट्रीज़ अपने अपने एथलीट्स को भेजने के लिए मना कर दिए हैं। लेकिन सबसे पहले कनाडा ने मना किया, यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जाने से मना करने वाला पहला देश बन गया कनाडा, कोरोना वायरस की वजह से। क्लियर है? कनाडा आया है तो कनाडा के बारे में जान लेते हैं। मैप में देख लीजिए, ये रहा कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। जस्टिन ट्रूडो हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और कैनेडियन डॉलर है यहाँ की करेंसी। टोक्यो ओलंपिक 2020 दोस्तों इस बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जापान में ये होना है, लेकिन अब चांसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि ये ओलंपिक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे सभी कंट्रीज अपने अपने एथलीटों को वहाँ पर भेजने के लिए मना कर दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में शहीद दिवस 2 दिनों में मनाया जाता है। एक तो 30 जनवरी को मनाया जाता है और एक 23 मार्च को मनाया जाता है। तो जब भी शहीद दिवस का नाम आए तो दोनों में से कोई भी डेट अगर ऑप्शन में हो तो आप दोनों में से कोई सा भी एक लगा देंगे। ठीक है, अगर दोनों दिया है तो उपरोक्त दोनों लगाएंगे आप। 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। लेकिन 23 मार्च को जो मनाया जाता है, जो अभी मनाया गया, ये दोस्तों भारत के 3 महान और बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने जो फांसी दे दी थी उस दिन की याद में मनाया जाता है। कौन कौन थे वो 3 महान क्रांतिकारी? भगत सिंह,
शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर। 3 ये भारतीय महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को 1931 को। तो इनके बलिदान की वजह से, इनकी बलिदान के याद में पूरा देश मनाता है शहीद दिवस 23 मार्च को। क्लियर है। एक्चुअली में दोस्तों इनको फांसी दी जानी थी 24 मार्च को, लेकिन अंग्रेज़ों ने एक दिन पहले ही फांसी दे दिया था इनको, इसलिए जिससे देश में विवाद ना उत्पन्न हो। ठीक है, तो 1931 में इनको फांसी दी गई 23 मार्च को। इन तीनों को इसे याद रखिएगा। और महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 में इनकी हत्या हुई थी, इस वजह से शहीद दिवस 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। तो दोनों डेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे कब मनाया गया। तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को। एक्चुअली में 23 मार्च को 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इस वजह से मनाया जाता है ये 23 मार्च को ही। क्लियर है। और इस बार की थीम इसकी रखी गई है क्लाइमेट एंड वाटर। क्या है, क्लाइमेट एंड वाटर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो कोविड-19 की वजह से कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। पंजाब में दोस्तों पहले लॉकडाउन किया गया, लेकिन लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे थे। फिर वहाँ की सरकार मजबूरन उनको कर्फ्यू लगाना पड़ा पूरे राज्य में पूरी तरीके से, क्योंकि कोरोना वायरस दोस्तों बहुत बड़ी महामारी का रूप ले चुका है। और इससे बचने का एक ही तरीका है खुद को बचाना। खुद को बचाने के साथ साथ लोगों को भी बचाया जा सकता है, यही एक तरीका है, क्योंकि अभी तक ये लाइलाज है। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें। बहुत ज़रूरी काम हो तभी निकलें, नहीं तो ना निकलें, क्योंकि अगर ये 3rd स्टेज में पहुंच गया तो फिर इसे रोकना नामुमकिन सा हो जाएगा। 3rd स्टेज, 1st स्टेज, 2nd स्टेज क्या होता है, अगर इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा वीडियो बनाकर। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ये रहा मैप में पंजाब। अमरिंदर सिंह जी यहाँ के कांग्रेस पार्टी के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं बीपी सिंह बिदनौर। पंजाब अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है, तो पंजाब दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर नाम के केंद्र शासित प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से और राजस्थान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नवरोज़ दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय नवरोज़ दिवस दोस्तों 21 मार्च को मनाया गया, इंटरनेशनल नवरोज़ डे। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये बसंत के पहले दिन का प्रतीक होता है, यानी कि स्प्रिंग सीजन जब आता है तो उसके पहले दिन ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 30 सितंबर 2009 को। 30 सितंबर 2009 को यूनेस्को द्वारा इसे मान्यता मिली थी। फिर ये पहली बार 21 मार्च 2010 को मनाया गया था। क्लियर है। 21 मार्च को दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट डे हो चुके हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट डेज को आप दोस्तों आज कमेंट करके हमें बताइएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे यही है, इस वजह से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किसने 7 महाद्वीपों के उच्चतम ज्वालामुखी पर्वतों पर चढ़कर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों अभी हाल में सत्यरूप सिद्धांत ने, सत्यरूप सिद्धांत पहले भारतीय बन गए हैं 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वतों पर, हाईएस्ट वोल्केनो पर चढ़ने वाले पहले भारतीय। तो इन्होंने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। इनका नाम ऑलरेडी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, सत्यरूप सिद्धांत का। तो बस दोस्तों ये तो था आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर। कैसी लगी आपको वीडियो, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब आप वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज़ भी सॉल्व कर लो। इसकी क्विज़ मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल ऐप पर। वहीं पर आपको ऑडियो रिवीजन, PDF फाइल और हर प्रकार की वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग 5 रुपये पे करके मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो उसे इंस्टॉल कर लीजिए। फुल मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल मिल जाएगा वहाँ पर। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है। अगला है निम्न में से कौन सा दिवस 21 मार्च को नहीं मनाया जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप लोग डिटेल में जो भी पता हो एक्सप्लेन कीजिएगा। बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं कृतिका, ज्योति पचौरी, मिथुन कुमार, साबिर आलम, चरण सिंह, नीलेश पटेल, विजय यादव, संदीप कुमार, राकेश ढाका, शैलेंद्र कुमार, सुरभि गुप्ता, रामायण यादव, दीपिका, अरविंद यादव और अवंतिका सिंह। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.